Hello, my dear students. You're most welcome in online classes run by Gardenia Public School. I'm your physical education teacher, Sanjay Pandey. Now, this is the your fourth chapter, physical education and sports for CWSN, children with special needs. इस चैप्टर में आप लोग उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं. फाइन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द इंट्रोडक्शन ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. I specially designed physical education services for students with a disability is referred to as adapted physical education. There are many children who suffer from different types of disabilities such as mental deafness, blindness, speech impairment, etc. So that physical, musical, social and emotional abilities can be developed in them. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेंटल रूप से या जिनमें स्पीच बोलने की सही से न बोल पाने की या बोल न पाने की या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें ब्लाइंडनेस जो कि आंखों से देख नहीं सकते हैं, डीफनेस जो कि बहरे होते हैं, सुनाई जिन्हें नहीं पड़ता है, ऐसे बच्चों को फिज़िकली, म्यूज़िकली, सोशली और इमोशनली एबिलिटीज़ को उनके अंदर डेवलप करना कि किस तरह से वो एक नॉर्मल लाइफ को इस अपनी प्रॉब्लम या इस एबिलिटी के थ्रू वो किस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ये सिखाते हैं. अडेप्टिव physical education is a sub-discipline of physical education. It is an individually issued programs developed for students who require a special design program of physical education. The program of adaptive physical education involve physical fitness, motor fitness, fundamental motor skills and patterns, aquatic skills, dance skill, individual and group गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में हम लोग इन बच्चों के लिए अलग अलग तरह के स्किल्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, गेम्स बनाते हैं, एक्टिविटीज़ बनाते हैं, जिससे ये बच्चे नॉर्मल लोगों की तरह इंडिविजुअली भी खेल सकें और ग्रुप में भी खेल सकें. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, शायद यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा कि किस तरह से जिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है वो लोग सिर्फ अपनी सुनने की क्षमता पर क्रिकेट खेलते हैं. आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, सुना होगा. ऐसा नहीं देखा और सुना है तो मैं उसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आप ये सारी चीज़ें देखोगे. सेकंड थिंग इज़ कि अब जो फिज़िकली अनफिट हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कैसे किया जाए. सपोज दैट जो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटल उसका लेवल ग्रोथ नहीं हुई है, बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा 10 साल का है और उसकी ग्रोथ एक छोटे बच्चे से भी नीचे है, एक 2-2.5 साल के बच्चे के बराबर की है, तो किस तरह से हम उस बच्चे को ट्रेन करेंगे, किस तरह से उस बच्चे को हम सिखाएंगे कि उसे किस चीज़ को कैसे करना है. जो लोग ब्लाइंडनेस हैं उनके लिए अलग तरीके की इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं. उन इक्विपमेंट्स के थ्रू वो चेस भी खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं. बस उनके गेम्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है ताकि वो उनके हिसाब का हो, जिस हिसाब से वो हैं. साथ में डांस स्किल, जो एक्टिव स्किल्स होती हैं, उनको भी म्यूज़िक के थ्रू जो लोग सुन सकते हैं उन्हें म्यूज़िक के थ्रू,
जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई पड़ता है, तो वो म्यूज़िक के थ्रू बहुत सी चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, रिदम में सीख लेते हैं, चीज़ों को महसूस करके सीख लेते हैं, डांस फॉर्म में। ज़रूरी नहीं है कि नहीं, जो काम खुली आंखें करती हैं वो बंद आंखें नहीं कर सकती हैं। प्रैक्टिस करने से बंद आंखें भी वही काम कर सकती हैं जो कि एक खुली आंख वाला इंसान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। To ensure that every child with special need receive physical education services that meet his and her unique needs। ये तय करना कि हर एक बच्चे को जिसे कि स्पेशल नीड है उसे फिजिकल एजुकेशन की जो यूनिक आइडियाज़ हैं, यूनिक डिज़ाइंस गेम्स हैं, वो उन तक पहुंच सकें। To help students to improve their balance, coordination and posture। उन बच्चों को उनके बैलेंस को सिखाना। अब ब्लाइंडनेस वाला बच्चा है तो वो चल रहा है तो क्या उसे मालूम है रास्ता कहाँ जाती है, या स्टेयर्स पर उसे कैसे चढ़ना है, या वो कैसे खड़ा है, या किस जगह पर खड़ा है। इन चीज़ों को उसे फील कराना कि किस तरह से वो अपने बैलेंस को, अपने कोऑर्डिनेशन को, अपने पोस्चर को ठीक कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। थर्ड पॉइंट इज टू डेवलपमेंट मोटर स्किल एंड पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। उसके अंदर उसकी उसके जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन डिसेबिलिटीज़ के होते हुए उसके अंदर मोटर जो एक एनर्जेटिक स्किल्स होती हैं, जो एक स्पेसिफिक स्किल होती हैं, उन्हें और उनसे जुड़ी हुई और बहुत सी चीज़ों को उसे सिखाना या उसके अंदर डेवलप करना ताकि वो इस नेचुरल लाइफ को बड़ी आसानी से जी सके। फोर्थ पॉइंट इज टू सीक द पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन एक्टिविटीज़। क्लियर ये है कि हर एक स्टूडेंट को जो कि डिसेबिलिटीज से ग्रसित है उसे हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना, उसे बाहर नहीं निकालना। टू असिस्ट इन डेवलपिंग सेल्फ स्टीम इन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल्सो इन एनहांसिंग देयर सोशलाइजेशन स्किल्स। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। इन दिस पॉइंट जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत भी होती है और समाज से जुड़ने की, समाज में रिस्पेक्ट की, अपनी अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की स्किल्स को बाहर दिखाने के लिए भी कैसे वो ये काम कर सकते हैं, इस चीज़ की भी स्किल उन्हें सिखाई जाती है। The sixth and last point is to motivate and enable the student with disabilities to exercise control over their emotion and expressions of their thoughts। साथ में उन डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाता है कि वो किस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह से, अपने जो सोच है उन थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें सुटेबल जगह पर पॉइंट कर सकते हैं या उन्हें सुटेबल जगह पर लगा सकते हैं जिससे कि वो उस इमोशन का या उस एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। The first point is a student with disabilities require physical education activities to the limit of their capacity to meet their physical, mental, social and emotional needs। एक बच्चा जो कि डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका मेंटल लेवल, सोशल लेवल, उसका इमोशनल लेवल
और सबसे बड़ा उसका फिजिकल लेवल, कि किस तरह से वो अपनी इन सारी चीज़ों को बढ़ा सकता है और अपनी कैपेसिटी को आगे से आगे लेकर जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज the programs of an assigned physical education should be both physically and psychologically sound। एक दूसरे को समझने की क्षमता, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने की, फिजिकली कोऑर्डिनेशन करने की क्षमताओं को बढ़ाना ऐसे प्रोग्राम्स में आता है। द इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड नॉट द accuracy but should always avoid training the needs of attention of a medical specialist। जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन है उससे इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो दिव्यांग बच्चे उसके पास में हैं उनकी मेडिकल या उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उस बंदे को या उस फिजिकल एजुकेशन टीचर को मेडिकली फिट होना चाहिए और मेडिकल का नॉलेज भी होना चाहिए जिसके थ्रू वो उनकी हेल्प कर सके। द एक्टिविटीज़ ऑफ असाइंड फिजिकल एजुकेशन शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ बॉर्न फिल्ड मेडिकल स्टाफ। जितनी भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो जितनी भी स्किल्स हैं या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स हैं, वो परफॉर्म जिस समय कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस के दौरान मेडिकल टीम पूरी तरह से वहाँ पर अटेंड हो और वो सारी चीज़ें मेडिकल स्टाफ के सुपरविज़न में वर्क करे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सी चीज़ें की हैं, इंडिया में किस तरह से की हैं उस पर करते हैं। तो फर्स्ट है स्पेशल ओलंपिक भारत। इसमें स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ प्रोग्राम्स authorized by Special Olympic International to conduct Special Olympic for sport person with intellectual disabilities in India. This organization prepared the progress with physical and mental disabilities for Special Olympic. At national level, they are trained to participate in 24 single and team games by the Sports Authority of India. This organization was founded in 1987 as Special Olympic India, but it was renamed Special Olympic Bharat in 2001. भारत ने इन दिव्यांग बच्चों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए स्पोर्ट्स की जो एक स्कीम चलाई उसमें बहुत सारे गेम्स को इंक्लूड किया गया और उसे नाम दिया गया स्पेशल ओलंपिक भारत, कि वो दिव्यांग लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान जो किसी भी डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित है, सपोज अगर किसी इंसान का पैर एक्सीडेंट में चला जाता है या जो सोल्जर्स हैं उनके हाथ या आँख में कुछ प्रॉब्लम या पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वो बेकार हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब वो अपनी स्किल्स का, अपनी शूटिंग का, अपने रनिंग का, अपने जो मोटर स्किल्स हैं उन सब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं इस चीज़ की ट्रेनिंग स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उनमें की जाती है। 24 सिंगल और 24 टीम गेम्स बनाए जाते हैं जिनमें कि ये सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि फिजिकली, मेंटली या और किसी दूसरी चीज़ से भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ग्रसित हैं। तो उनका नेशनल लेवल पर 24 सिंगल्स और 24 टीम गेम्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। इस ओलंपिक गेम जो कि स्पेशल ओलंपिक भारत है, ये फर्स्ट टाइम 1987 में इसकी एक जो फाउंडेशन रखी गई थी
जिसे नाम दिया गया था स्पेशल ओलंपिक इंडिया, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग इसे चेंज किया गया 2001 में इसे इसके नाम को थोड़ा सा चेंज किया गया और उसका नाम रखा गया स्पेशल ओलंपिक भारत। इन चीज़ों में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इनकी फ़िलॉसफी क्या होती है, इनके मिशंस क्या होते हैं, इनकी ओथ क्या होती है, इनकी बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनके अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक ग्रुप में डिवाइड की जाती हैं और उन्हें उनके टारगेट्स पर पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इज पैरा ओलंपिक्स। इस चैप्टर में आप इस टॉपिक को पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पैरा ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई, किस तरह से इसे प्रमोशन किया गया, किस तरह से इसे ह्यूमन लाइफ में उतारा गया। चलिए आइए देखते हैं इसे। दिस इज द सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन इन 1960 फर्स्ट टाइम एंड वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रोम। फर्स्ट टाइम यानी 1960 में, मैं आपको बता चुका हूँ 1960 में फर्स्ट टाइम ये बनाया गया था, खेला गया था और ऑर्गेनाइज रोम में किया गया था। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक इज सिचुएटेड एट बोम, जर्मनी। जो इसका इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक एसोसिएशन है या कम्युनिटी है वो जर्मनी के बोम शहर में स्थित है। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। अब जो ये इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक हैं ये समर्स में भी खेले जाते हैं और विंटर्स में भी खेले जाते हैं। दोनों जगहों पर या दोनों मौसमों में इन गेम्स को हेल्ड कराया जाता है। Winter and Summer Olympic Games presently consist of 176 national para-Olympic committees. प्रेजेंट टाइम में 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमिटीज वर्क कर रही हैं। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एंड पैरा ओलंपिक वैल्यूज, इनमें किस तरह से इनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, किस तरह से सारी चीज़ों को कराया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंड चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट्स इसमें दे रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी जो कि एक हर 2 साल में, विंटर्स और समर्स के अकॉर्डिंग होता है, ये 4 साल में है लेकिन 2 साल ये समर्स में होता है और 2 साल बाद विंटर्स में होता है। तो इस विंटर्स और समर्स को लेकर के इसमें कई सारी चीज़ों को ज्वाइन किया गया है। फर्स्ट, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो ओपनिंग सेरेमनी में सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से एंटर करते हैं। स्टेडियम में आकर के सेंटर ऑफ द ग्राउंड खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में जो एथलीट होता है वो रनिंग करता हुआ आता है और जो टॉर्च होता है उसको लिट करता है, जलाता है, और साथ में उस जिस देश के जिस शहर के में ये गेम्स हो रहे हैं उस शहर का जो मेयर होता है वो गेम्स को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करता है। जिसके साथ ही जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस, म्यूज़िक, ये सारे डांस और म्यूज़िक के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स के बाद में फिर सेकेंड डे से इनके गेम्स स्टार्ट होते हैं। सेम एज क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में भी ऐसे ही होता है। जो पैरा ओलंपिक कमेटी का जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो उस जगह पर पहुंचते हैं और सेम है सारी, फिर से सेम तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सारी टीम्स आके सेंटर में ग्राउंड पे खड़ी होती हैं। खड़े होने के बाद नेशनल, जिस कंट्री में ये हेल्ड हो रहा है उसका नेशनल एंथम होता है। उसके बाद में जो प्रेसिडेंट होते हैं पैरा ओलंपिक कमेटी के, वो पैरा ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि अब ये गेम नेक्स्ट ईयर किस शहर में या किस देश में खेले जाएंगे, इस चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं। और इस अनाउंसमेंट के साथ में धीरे धीरे फ्लैग को, पैरा ओलंपिक के फ्लैग और उस देश के फ्लैग को धीरे धीरे नीचे डाउन किया जाता है और उसे उतार लेते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटीज़ हैं जो कि अपने अपने देशों में
अलग अलग तरहों से गेम्स को हेल्ड कराती हैं, छोटे छोटे इवेंट्स कराती हैं। पूरे साल में लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, इटली, साथ में अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हज़ारों की तादाद में प्रोग्राम्स हेल्ड कराए जाते हैं, जो कि इन फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ के पर्सन्स होते हैं उनके लिए। तब जा कर के उसमें से बेस्ट प्लेयर्स को निकाल करके उन्हें पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पर खिलाया जाता है, और उसके साथ में ही वो मेडल्स होल्डर भी बनते हैं। तो in this video you will be